पावर ऑफ साइलेंस कहानी के माध्यम से सुनाने वाले हैं, जिनमें आप जानेंगे कि मनुष्य को कम बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए, कम बोलने से क्या क्या फायदे होते हैं और हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। एक गांव में सुरेश और उसकी पत्नी रहती थी, जो बहुत बोलती थी और वह उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। सुरेश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर बस बोलती ही रहती है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से झगड़ा होता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरुदेव का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था, और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता था, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद अपनी तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरुदेव के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्य से खुद को महान मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरुदेव ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरुदेव को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरुदेव की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए, बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। लो, शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक भी शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई और संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरुदेव ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरुदेव की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ाने लगा, और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा, और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंख से देखता ही रहता, बस, और किसी से कुछ नहीं कह पाता था। बस इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार होने लगा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरुदेव के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प समाप्त कर दूं? क्या? यह पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प के लिए नहीं बोलता, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में है और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाइयों ने अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं, लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है
तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरुदेव की यह बात सुनकर शिष्य के दिल में चोट कर गई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता है और 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे है और इतने दिनों तक चुप कैसे रह गया। ये देखकर सारे गुरु भाई देखकर हैरान थे। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरुदेव के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें आ रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं क्या करूँ? मैं बाहर से जितना मौन हूँ न उतना ही भीतर से शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह संकल्प मेरा अभी भी है कि नहीं? कृपया करके मुझे बताएं। गुरुदेव ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी तब तक तुम्हारा मन बोलना ही रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम इसे जितना भी कह लो कि शांत हो जा, यह उतना ज्यादा ही बोलता है। तुम भले ही इसे बाहर से चुप कर लो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से और इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। जब तक तुम इन आवाजों से दूर नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा मन शांत की जगह अशांति ही रहेगा। इसलिए तुम यहाँ से दूर कहीं एकांत में चले जाओ ताकि तुम्हें मन शांत करने में आसानी होगी। तो शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़ डेडक जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आता है। तो आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे शिकार तो नहीं बना लिया। इस बीच ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था कि उसे जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। गुरुदेव को विश्वास था कि वह एक न एक दिन आएगा आश्रम में। फिर एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार तो नहीं दिया होगा? गुरुदेव ने कहा, हो सकता है कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इतना ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है? गुरुदेव ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वे हमेशा कुछ न कुछ बोलना ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस बोलना ही चाहते हैं। और अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में आ रहा है वो सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। इस तरीके से सुनाने का यह काम पूरी जिंदगी भर चला रहता है, लेकिन न समझ पाने के कारण हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पलों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम समझ गए तो अपने कीमती पलों को जी सकता है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नहीं समझे तो यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरुदेव ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान मैं रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरुदेव से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी,
लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट कर आता है। लेकिन जब यहाँ से गया था तो कुछ और था, लेकिन वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरुदेव की तरफ चला गया और उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकाल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें आ रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया था, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बक बक कम हो जाएगी, जिससे मेरे मन को भी शांति मिलेगी और मेरा मन भी शांत रहेगा। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था और मुझे महसूस नहीं हुआ जब लोगों की बुराई करता था और एक जगह की बात को अलग अलग जगह बताता था। कभी एक गुरु भाई से दूसरे गुरु भाई तक और कभी कभी गुरुदेव की खबर भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देता था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे काफी मजा आ रहा था और एक दूसरे की बात को इधर से उधर करने। मैं तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ। मुझे काफी अच्छा लग रहा था और बहुत मजा भी आ रहा था। लोगों को परेशान करने, लोगों से मजे लेने में काफी मजा आ रहा था। लोगों के बीच लड़ाई करने में और लोगों के बीच बहस करने में, लोगों के एक दूसरे के बीच में आग लगाने में काफी अच्छा लग रहा था। मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार ध्यान करना शुरू करा तो उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ध्यान से मन कितना शांत हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं तब जाके मुझे एहसास हुआ कि कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, मेरे कानों में गूंज रही थी और ये आवाजें मेरे हर दिन गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल होने वाला हूँ। मुझे ये आवाजें काफी परेशान कर रही थी। मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। इन आवाजों ने मेरे कान और मेरे दिमाग को आपस में घेर लिया था, जिससे मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं ध्यान करता गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं और मेरा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए, जिससे मुझे बहुत राहत मिल रही है और काफी अच्छा भी लग रहा है। और अब तो मैं भीतर से भी मौन और शांत हो गया था। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और मेरे भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शांति किसे कहते हैं और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आई थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वो सारी आवाजें भी जिन्हें मैं पहले कभी नहीं सुन पाता था, वो सारी आवाजें मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। जैसे कि हवा के चलने की आवाज, पक्षियों की आवाज और पानी के बहने की आवाज। ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी थी और अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया जो इतनी शांति है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई और सब कुछ पहले जितना ही शांत था। बाहर से भी शांत था और भीतर से भी शांत था। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन तब भी भीतर से अकेला एकांत मैं ही होता हूँ। जब मैं खुद भी शोर करना चाहता हूँ, लेकिन तब भी मैं एकांत ही होता हूँ।
अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरुदेव ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे हमारे अंदर भीतर से अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते, बस बोलना ही चाहते हैं। इसी बोलने की वजह सारी प्रॉब्लम होती है। जितने की झगड़े होते वो सब बोलने के कारण ही होते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके कम ही बोलना चाहिए। और लेकिन हम जितना जरूर है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हम ऊर्जा व्यर्थ के बातें बोलने में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, बस एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी झगड़े का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करते हैं, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े और ज्यादा सुनना ना पड़े। अगर भीतर की ओर यात्रा करनी है तो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को बचानी होगी, ताकि वो अपने आप को शांत रख सके, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। अब हम आपको ऐसे 3 फायदे बताने जा रहे हैं जिससे आपको और मदद मिलेगी अपने आप को शांत रखने में, जिससे आपका मन और भी शांत रहेगा और आप और भी स्ट्रांग बनोगे, और आप कम बोलना और भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलो देखते हैं वो कौन सी है। कई लोग कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डालना सीखना चाहते हैं, और ध्यान से सुनने से आपको ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही आप औरों के बारे में भी जानते हैं, और संक्षिप्त रूप में अपने मन की बात जाहिर करना भी सीख जाते हैं। पहला है, आप बात करना कम करें, तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचे कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हो तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। फिर है अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए बात मत करो, चुप्पी तोड़ने के लिए बात नहीं करे। कई बार लोग सिर्फ चुप्पी तोड़ने के लिए बात करते हैं। हो सकता है कि आप ऑफिस या स्कूल में सिर्फ इसलिए बोलने लगे हैं क्योंकि वो चुप्पी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कई बार चुप्पी ठीक होती है और उसे खत्म करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप और आपके साथ काम करने वाला एक समय पर ब्रेक रूम में है तो आपको बातचीत शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके साथ बातचीत करने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो शायद वो आपस में जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहता है। ऐसी स्थिति में एक विनम्र मुस्कान देकर चुप्पी को बरकरार रखे। फिर है अपने शब्दों के बारे में ध्यान से सोचे। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हो सकता है आप वो बोल दें जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए। आप एक बार को भी यह नहीं सोच पाएंगे कि ये बात उचित है कि नहीं। कम बोलने की आदत डालने का मतलब है अपने शब्दों को सोच ले। कुछ भी कहने से पहले ये सोचे कि क्या आपके शब्द सही हैं। इससे आपको खुद ही कई बातों का ज्ञान हो जाएगा और आप यूं भी कम बोलना सीख जाएंगे। कई बार लोग ज्यादा बोलने की वजह से ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जिसे वह छिपाना चाहते हैं। जब भी आपके मन में कुछ कहने का विचार आए, खास तौर से अगर वो बहुत निजी है, तो एक बार रुक जाए। याद रखिए कि आप बाद में भी नई जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात सार्वजनिक हो गई तो उसे फिर छिपा नहीं सकते हैं। फिर है बोलने से पहले समय का एहसास कर ले। अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कितनी देर से बात कर रहे हैं
तो आप शायद कम बात करेंगे। मुख्यतः बोलने के 20 सेकंड के बाद आप सुनने वाले का ध्यान अपनी तरफ से हटा सकते हैं। इस पल के बाद दूसरे व्यक्ति की बात सुनना शुरू कर दे। ऐसे संकेतों पर ध्यान दे कि उनकी रुचि खत्म हो रही है। बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखे, हो सकता है कि सुनने वाले की रुचि कम हो रही हो और ऐसे में वह या तो फोन की ओर देखने लगेगा या उसका ध्यान भटकाने लगेगा। ऐसे में अगले 20 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म करे और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दे। सामान्य तौर पर हम एक समय पर 40 सेकंड से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा व्यक्ति उत्तेजित हो सकता है और ये सोच सकता है कि आप उसकी बात काट रहे हैं। फिर है, जब भी आप बेचैनी के चलते ज्यादा बोलते हैं तो एक बार सोच ले। कई बार लोग सामाजिक बेचैनी के कारण ज्यादा बात करते हैं। जब आप ज्यादा बात करें तो उस पर ध्यान दें। क्या आप बेचैन हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो और तरीकों से उसका हल निकाल ले। जब आप देखें कि आप ज्यादा बोल रहे हैं तो रुक कर अपने मूड का जायजा ले। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप बेचैन हो रहे हैं? अगर बेचैनी हो रही है तो तरीके आजमा सकते हैं, जैसे दिमाग में 10 तक गिनती करना। आप किसी सामाजिक मौके में भाग लेने से पहले अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने को आश्वासन दे कि घबराना एक सामान्य बात है, पर आपको शांत होकर मस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सामाजिक बेचैनी आपके लिए एक बड़ी समस्या है तो थेरेपिस्ट से मिलकर इसका हल निकाले। फिर है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोले। खास तौर से ऑफिस में हम और लोगों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा बोलते हैं। अगर आप देखें कि आप ज्यादा बात कर रहे हैं तो सोचे कि क्या आप ज्यादा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप औरों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा बात करते हैं तो अपने को याद दिलाए कि बाकी लोग इस बात से ज्यादा प्रभावित होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ना कि इससे कि आप कितना बोलते हैं। अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बातें बताने के बजाय कि अपने विचारों को तब तक संजो कर रखें जब आपके पास बातचीत में जोड़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात हो। दूसरा है, ज्यादा सुनना शुरू करें। सिर्फ बोलने वाले पर ध्यान दें। एक बातचीत के दौरान अपने फोन पर या कमरे में इधर उधर नहीं देखें। ये भी नहीं सोचे कि आप खाने के बाद क्या करेंगे या रात के खाने में क्या खाएंगे। अपने ध्यान को सिर्फ बोलने वाले पर केंद्रित रखिए। इससे आपका ध्यान सिर्फ उसकी बात पर रहेगा और आप बेहतर तरीके से उसकी बात को सुन पाएंगे। अधिकतर समय तक अपनी आंखें बोलने वाले पर ही टिका कर रखिए। अगर आपको कोई और विचार अपने दिमाग में आते लगे तो खुद को वर्तमान में वापस आने की सलाह दें और बात सुने। फिर है, आंखों से संपर्क करें। आई कांटेक्ट बनाएं। आंखों से संपर्क बनाने से लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति बात करे, उसकी आंखों से आंखें मिलाए। आंखों से संपर्क साधने से लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आंखों से संपर्क करने में कमी ऐसा दिखाती है कि आपको उनसे बात करने रुचि नहीं, या आप बदमिजाज लोगों में से है। सेल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका ध्यान बंटा सकते हैं, खासतौर से अगर वह आवाज करे या उनमें नोटिफिकेशंस आए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सेल फोन को अंदर अपने पर्स या जेब में रखें ताकि आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं जाए। आंखों से संपर्क साधने से आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आप किसी को बोर कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बात करते समय आंखों का संपर्क तोड़े तो हो सकता है आप ज्यादा बात कर रहे हो। शांत हो जाए और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका दे। फिर है, ये सोचे कि बोलने वाला क्या कह रहा है। किसी को सुनने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। जब तक वह बात करे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुने कि वह क्या कह रहा है। ऐसा करते समय कोई मन में धारणा बनाने से परहेज करे। अगर आप उसकी कहीं बात से सहमत नहीं हैं तो भी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। उसकी बातचीत के समय ये नहीं सोचे कि आप उसे किस प्रकार से जवाब देंगे। अगर आप अपने दिमाग में उस बात का चित्रण करें जो कही जा रही है तो आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अपने दिमाग में जो भी बोलने वाला कह रहा, उसके चित्र बनाएं। इसके अलावा जब युवा बात कर रहा है, आप मुख्य शब्दों और वाक्यों को ध्यान में रख सकते हैं। फिर है, वो जो कुछ भी कह रहा है उसको स्पष्ट करते रहे। किसी भी बातचीत में अंत में आपके कुछ कहने की बारी आएगी। ऐसा करने से पहले मगर ये दिखाने की कोशिश करें कि आप सुन रहे हैं। जो भी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसे अपने शब्दों में फिर कहे, और अगर कोई सवाल है तो वो पूछे। जो भी वो कहने की कोशिश कर रहा है
उसे फिर से नहीं दोहराए। बस आपको उसकी बातों से जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में कहे। इसके अलावा ये बात ध्यान में रखे कि ध्यान से सुनने से आपको उसकी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में और साथ ही उन्हें ये बताने में कि आप सुन रहे हैं मदद मिलेगी। ध्यान से सुनने को बीच में बोलने और अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रयोग नहीं करें। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा कहे तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें आने वाली ऑफिस पार्टी की चिंता है, फिर इसके बाद एक और सवाल पूछे। उदाहरण के तौर पर कहे, तुम्हें क्या लग रहा है, ये चिंता क्यों हो रही है, क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो। जैसे आप दूसरे व्यक्ति की बात सुने, धारणाएं नहीं बनाए और संवेदनशील बनने की कोशिश करें। आप अपने पद को खोए बिना भी अपनी तरफ से उन्हें इज्जत और प्रतिष्ठा दे सकते हैं। तीसरा है गलतियों से बचना। जब जरूरी हो तो अपने विचारों को व्यक्त करें। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात को मनवा अथवा प्रकट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई गंभीर मसला है या कोई ऐसा विचार जो आपको अहम लगता है तो बोलने से कतराए नहीं। कम बोलने का एक अहम भाग है ये जानना कि कब अपनी ओर से विचार बांटने हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं तो आप औरों से सहारा पाने के लिए अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके विचार बहुमूल्य हो सकते हैं तो भी उन्हें बांट दें। अगर मान लीजिए आपको कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर प्रबल विचार है तो उसे अपने बॉस और साथ काम करने वालों से बांटना सही रहेगा। फिर है आंखों में संपर्क को ज्यादा हद तक नहीं करें। आंखों में संपर्क जरूरी है लेकिन बार बार उसको करने से बातें कुछ ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। वैसे तो लोग आंखों में आंखें डालकर बात करने को आत्मविश्वास और ध्यान से सुनने से जोड़ते हैं, पर इसको ज्यादा करने से आप पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। ये उचित रहेगा कि आप 7 से 10 सेकंड तक किसी से नजरें मिलाएं और फिर एक पल के लिए कहीं और देखें। आंखों से संपर्क बनाना कुछ सभ्यताओं में उचित नहीं माना जाता है। एशियाई सभ्यताओं में आंखों से संपर्क करने को बेइज्जती करने के बराबर माना जाता है। अगर आप किसी और सभ्यता के व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आंखों के संपर्क से जुड़ी वहां की सामाजिक परंपरा जान ले। फिर है सुनते समय अपने सोच को सीमित नहीं करें। हर किसी को अपने विचार रखने का और सही और गलत के मायने तय करने का हक है। जब आप बहुत ध्यान से किसी की बात सुन रहे हो तो हो सकता है वो कुछ ऐसा बोले जो आपको पसंद नहीं आए, लेकिन सुनते समय आप अपनी धारणाओं को अपने पास रखें। अगर आपको भी किसी को लेकर धारणाएं बनाने की आदत है तो रुके और खुद को अपने शब्दों का ध्यान रखने की याद दिलाएं। आप बाकी जानकारी का आंकलन बाद में कर सकते हैं। सुनते समय सिर्फ बोलने वाले की बात पर ध्यान दें और किसी धारणा को पीछे छोड़ दें। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बातें बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखना है और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए और ये 3 बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो भी हमें देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन पावर ऑफ साइलेंस वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।